नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का अप्रैल में भारत का दौरा, यूके के लिए और अधिक अफसरों को तलाशना जॉनसन का मकसद है। भारत के साथ मिलकर चीन की चालबाजियों के खिलाफ भी एक साथ खड़ा होना इसका मकसद है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे बोरिस जॉनसन भारत, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया था, क्योंकि उस दौरान ब्रिटेन के अंदर काफी तेजी से कोरोना बढ़ने लगा था और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने आने में असमर्थता जाहिर की। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद ये पहला उनका अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा और पहला ही दौरा भारत के अंदर। ये बताता है कि भारत के साथ किस तरीके के संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे, और शायद इसके पीछे की वजह यह भी है कि गणतंत्र दिवस पर उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। अब बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत का दौरा करेंगे। यूके के लिए और ज्यादा अफसरों को तलाशना जॉनसन का मकसद होगा और उसके साथ साथ भारत के साथ मिलकर चीन की चालबाजियों के खिलाफ भी खड़ा होना उनका मकसद रहेगा। और अब बात करते हैं म्यांमार की, जहां कत्लेआम एक तरीके से दिखाई दे रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। म्यांमार से 383 से ज्यादा नागरिक भागकर मिजोरम पहुंचे। मिजोरम आने वाले म्यांमार के 98% नागरिकों का दावा कि वो पुलिस बल और दमकल सेवा से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके पास अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं। 383 विदेशी नागरिकों में से 297 का सत्यापन किया जा चुका है। मिजोरम के 5 जिलों की सीमा मिलती है म्यांमार से। 510 किलोमीटर की ये लंबी सीमा है जो म्यांमार से मिजोरम की मिलती है। सैन्य तख्तापलट के बाद से शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अब तक 138 लोग मारे जा चुके हैं। गोलियों के जरिए भून दिया गया है, सड़कों पर लाशों को घसीटा जा रहा है। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। दरअसल एसटी के लिए आरक्षित मंथनावाड़ी सीट से लड़ने से इनकार कर दिया गया है। बीजेपी ने इस सीट के लिए मणिकांतन को प्रत्याशी बनाया था। मणिकांतन ने वीडियो साझा कर बीजेपी प्रत्याशी बनने की पेशकश ठुकरा दी। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है वायनाड, और ऐसे में बीजेपी को प्राथमिक तौर पर झटका लड़ा है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने प्रत्याशी चुनने की कोशिश की, मैदान में उतारने की कोशिश की, अब प्रत्याशी ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एसटी के लिए आरक्षित मंथनावाड़ी सीट से बीजेपी मणिकांतन को चुनाव लड़ाना चाहती थी, उन्हें प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन मणिकांतन ने एक वीडियो बनाया और वीडियो साझा कर बीजेपी प्रत्याशी बनने की पेशकश को ठुकरा दिया। इसी माह के अंतिम सप्ताह में चल सकती डबल डेकर। जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच संचालित होती है ट्रेन। पिछले दिनों उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के संचालन को लेकर कवायद जारी कर दी है। उत्तर रेलवे के दिल्ली दोराई वाया अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस भी चलेगी। अप्रैल माह से शुरू किया जा सकता शताब्दी ट्रेन का भी संचालन। अप्रैल माह से कई अन्य ट्रेनें भी शुरू हो सकती है, और जैसे डबल डेकर और अजमेर शताब्दी चलेगी, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी ट्रेनें हैं जो एक ही दिन में व्यक्ति को दिल्ली पहुंचा भी सकती है और दिल्ली से वापस जयपुर ला भी सकती है। और अब बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के बयान की। दरअसल उन्होंने कहा कि G23 के नेताओं को नहीं देखा जाना चाहिए विद्रोही के रूप में, बल्कि पार्टी की विरासत की संरक्षक के तौर पर उन्हें देखा जाना चाहिए। भले ही पत्र में 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हों, लेकिन पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, यानी कि रजामंदी रखते हैं। ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका उद्देश्य है सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से पार्टी को मजबूत बनाना। पार्टी कोई दायित्व ना भी सौंपे तो भी अपना काम पूरी ऊर्जा से वो करते रहें। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बन सकती है और कपिल सिब्बल के अब इस बयान के मायने
राजनीतिक तौर पर कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार G23 के नेताओं पर सवाल खड़े हुए। अभी जब पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई, उसमें भी G23 की ज्यादातर नेताओं के नाम नहीं थे। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 4 अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वहां स्टार प्रचारक की सूची का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब कपिल सिब्बल के इस बयान के मायने बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। शायद अपना पक्ष रखते हुए बताना चाहते हैं कि वो विद्रोही नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और वो सिर्फ 23 नहीं बल्कि उनके पीछे काफी संख्या में कार्यकर्ता खड़े हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बन सकती है। एनसीसी में किन्नरों की भर्ती के पक्ष में केरल हाईकोर्ट। एनसीसी में किन्नरों की भर्ती करने की मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार को एनसीसी एक्ट 1948 में संशोधन के निर्देश दिए गए। इसके तहत एनसीसी में किन्नरों की भर्ती प्रतिबंधित होगी। ट्रांसजेंडर 23 वर्षीय हिना हनीफा की याचिका पर फैसला लिया गया। हिना हनीफा को एनसीसी में भर्ती होने का अधिकार अब दिया गया, यानी कि अब एनसीसी के अंदर किन्नर भी अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से परीक्षाओं को पास कर इसका हिस्सा बन सके। और बात करते हैं पूर्व केंद्रीय सचिव सुरक्षा यशोवर्धन आजाद के लिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के मौके पर नेताओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तोड़ने में कोई नेता पीछे नहीं रहता। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना से यह सवाल उठा था, मुख्यमंत्री के साथ Z+ सुरक्षा, फिर ऐसा क्यों हो? इस पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की गैर जरूरी बयानबाजी भी सामने आई। चुनाव में हर तरह के खतरे का अनुमान लगाना बेहद जरूरी है। नेता भीड़ से बच नहीं सकते, भीड़ में ही होते हैं उपद्रवी। चुनाव के मौके पर सुरक्षा में और सुधार की जरूरत है। आपको ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, पहले जेपी नड्डा के काफिले पर, उसके बाद ममता बनर्जी की साथ जो दुर्घटना घटी, उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या बड़े नेताओं को सभी को सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। और उसी से संबंधित आप पूर्व केंद्रीय सचिव सुरक्षा यशोवर्धन आजाद के लेख को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो हर पहलुओं पर बात करते हुए कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो नेता सुरक्षा के नियमों को तोड़ देते हैं, वो जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, और जो उपद्रवी होते हैं वो अलग से नहीं होते बल्कि वो जनता के बीच में ही होते हैं। ऐसे में चुनाव के मौके पर सुरक्षा में और ज्यादा सुधार की जरूरत, या कहीं की और ज्यादा सख्ती की जरूरत। एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के कारण सरकार डामाडोल है। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक मिलने का ये मामला है। सचिन वजे को केंद्रीय एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया। इससे महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल के आसार हैं। मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मिले हैं शरद पवार। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार एक मत है। विस्फोटक मिलने के बाद ठाणे के मनसुख हिरेन की हत्या हुई, और इससे मुंबई पुलिस के साथ सरकार की छवि भी दागदार हुई है। NIA लगातार इस मामले में जांच कर रही है। सचिन वाजे के बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में अब सरकार डामाडोल है कि इस मुद्दे को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे इस मुद्दे से सरकार की छवि को दागदार होने से बचाया जाए। वहीं केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से खींचतान देखने को मिली है। लोकसभा में सरकार ने पेश किया एक विधेयक, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 की कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया। कानून से तय होगी दिल्ली सरकार की भूमिका, और दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका भी तय होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे कानून से बेमतलब हो जाएगी निर्वाचित सरकार। हालांकि वैसे भी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग मुद्दों को देखकर, टकराव अलग अलग मुद्दों को देखकर दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ऐसे कानून से निर्वाचित सरकार, यानी कि दिल्ली में जो चुनी गई सरकार है, वो बेमतलब हो जाएगी, बेबुनियाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म गुमनाम
मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फिल्म बन रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रीजीत मुखर्जी इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इस फिल्म को बना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभा रहे प्रसेनजीत चटर्जी क्या अयोध्या के गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे? ये सवाल पहले भी हर किसी के जहन में था, ये सवाल अभी भी हर किसी के जहन में। फिल्म में होगा इस पर से पर्दा उठाने का प्रयास। अक्टूबर में होगा गुमनामी फिल्म का प्रदर्शन और फिल्म के कारण फिर नए विवाद शुरू होने के भी आसार हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ये अभी भी एक तरीके से अनसुलझी कहानी बनी। फोन टेपिंग विवाद पर मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजस्थान विधानसभा में फोन टेपिंग को लेकर मैं 14 अगस्त 2020 को पूरी बात रख चुका हूं। ऐसा लगता है कि बीजेपी का आपसी झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के 15वीं विधानसभा के पंचम सत्र के पहले दिन संबोधन यानी कि 14 अगस्त 2020, इस दौरान देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंस हो जाती है, पर जिस खूबसूरती के साथ उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा है देश के अंदर, तो वो अमित शाह जी को लगा है। आप सबको लगा है, आप सबको मतलब बीजेपी को लगा है। उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। आज बौखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ऐसे बंदे हैं जो हो सकता है सही भी हो, लेकिन आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी के और माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जानबूझकर या फिर अनजाने में गए, पता नहीं, परंतु या तो दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई हैं, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया। इन दोनों को इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए आप हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हैं। इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपका क्या कहूं, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहां कैसे चल रही है आपको मालूम है। किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे, उनका नाम तो ऑडियो टेप में आ ही गया। और टेप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो, लीगल होता है वो, आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही इलीगल विधायकों के एमपी के टेप करने की, और ना जहां ऐसा हुआ है, ये मैं कह सकता हूं राजस्थान में ऐसा नहीं है। 17 जुलाई 20 जुलाई 2020 को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने अपनी भावनाएं बताई। देखिए, बात सुनिए, ये इतना घबरा गए हैं, सबको मालूम है कि किसकी आवाज है। जनता इतनी मूर्ख नहीं कि उनको सफाई देनी पड़ रही है कि गंगानगर की है, धौलपुर की है, जयपुर की है या फिर जोधपुर की आवाज है। सबको मालूम है। और राजस्थान में परंपरा कभी नहीं रही इलीगल टेप करने की, इलीगल सर्विलांस करने की परंपरा हमारे यहां कभी नहीं रही। इसलिए इनके तर्क जो हैं उनके कोई मायने नहीं है। चीफ सेक्रेटरी हो चाहे होम सेक्रेटरी हो चाहे, उनको नौकरी करनी होती है, वो इलीगल काम कभी नहीं कर सकते। जो कुछ भी यहां पर सर्विलांस होती है, जिन लोगों के लिए होनी चाहिए, वो कायदे से होती है। ये कहना कि मुख्यमंत्री हमारे फोन टेप करवा रहा है, अरे मैं स्वयं जब आरोप लगाता हूं केंद्र सरकार पर कि आज पूरा देश डरा हुआ है, टेलीफोन पर बात करते हुए डरता है कि भाई व्हाट्सएप पर बात करो, कहीं बात हमारी टेप हो रही है। पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, पॉलिटिशियन हो, डरे हुए हैं। और मेरा आरोप केंद्र सरकार पर यह होता है कि यह माहौल बन गया है कि पूरे देश के अंदर
वो व्यक्ति यानी कि सीएम कैसे इलीगल सर्विलांस करवा सकता है, बताइए। ये भी सवाल मुख्यमंत्री ने खड़ा किया। इसलिए वो आगे कहते हैं कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आपके घर पर टेप बन गई, आपके ऑफिस में टेप बन गई, उन्होंने रिलीज की। मैंने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये सब प्रूव कर देंगे। कहने का मतलब है कि आपके पास आई ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। जवाब है ऑफिस की तरफ से होता भी नहीं। ये कभी अगर उनको लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टेप फर्जी टेप बनाई, क्या कहते हैं उसको कि डॉक्टर टेप कह दीजिए, यानी कि फर्जी टेप। अगर ये आरोप वो लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, राजनीति छोड़ सकता हूं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टेप। सवाल किया गया कि अगर ये साबित हो गया कि आप जो टेप है वो सही, तो आप राजनीति छोड़ने के लिए क्या तैयार हैं? मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि मुझे क्या अधिकार की अगर मैं झूठी टेप बनवाऊं लोगों की अपने हित के अंदर, सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में क्या वाकई में बना रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तमाम सवाल जिनकी मुख्यमंत्री ने बाकायदा जवाब दिए हैं, लगातार उनसे सवाल पूछे गए, वो जवाब देते रहे और उन्होंने अभी भी साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है कि टेप ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय से बनाई गई और ना ही ये टेप इलीगल है। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आपको बता दें कि जैसे ही कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब आया, उसके बाद से बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक हो चली है। आक्रामक इस बात को लेकर कि सरकार ने फोन टैपिंग कराई, मंत्रियों की फोन टैपिंग कराई, बगावत करने वाले विधायकों की फोन टैपिंग कराई। इसके बाद वीडियो को यानी कि ऑडियो को रिलीज कर दिया गया और उसमें मुख्यमंत्री ऑफिस की भूमिका, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने यहां तक कहा कि गुलाबचंद कटारिया तो खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरीके से फोन टैपिंग की प्रक्रिया होती है। वो जानते हैं कि यह कभी भी इलीगल नहीं हो सकता। इलीगल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको नौकरी करनी है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के दबाव में कोई भी गलत काम कर देंगे। इसलिए जो भी हुआ वो लीगली हुआ है। उन्होंने सीधा कहा कि ना तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें, ना उनके ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट इसमें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में उपचुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी। फर्स्ट इंडिया ने 5 मार्च को ही संकेत दे दिए थे कि 2 मई को बाकी चुनावों के साथ उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के संकेत दिए और आज इस खबर पर मोहर लग गई है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर मतदान होगा। वहीं एक सीट वल्लभनगर की तारीख अभी फिलहाल तय नहीं की गई है और नतीजे आएंगे 5 राज्यों के साथ, यानी कि 2 मई को। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब राजस्थान में चुनाव मोड के अंदर नेता चले जाए। 3 सीटों पर जोर आजमाइश होगी। 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर मतदान होगा। वल्लभनगर की तारीख अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन 3 सीटों जिनकी तारीख घोषित की गई है उन पर 2 मई को ही परिणाम आएंगे और फर्स्ट इंडिया ने इसके पहले ही संकेत दे दिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं हुई वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की घोषणा। जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया। वल्लभनगर सीट पर 6 महीने पूरे होने में अभी समय बाकी है। जनवरी में हुआ था वल्लभनगर से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन। ऐसे में जून में होगा वल्लभनगर सीट पर 6 महीने का समय पूरा। अलबत्ता अगले नोटिफिकेशन में होगी वल्लभनगर में चुनाव तारीख की घोषणा। हालांकि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि चारों सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे, लेकिन वल्लभनगर में अभी चुनाव नहीं होंगे और ऐसा मानकर चला जा सकता है कि 6 महीने का समय पूरा ना होने की वजह से यह फैसला लिया।
वहीं जनता के लिए कोवैक्सीन को क्लीन चिट, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी आज की बड़ी खबर। भारत बायोटेक की वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का 3rd फेज पूरा हो चुका है। ऐसे में अब केंद्र ने सभी राज्यों को भेजा क्लीन चिट का पत्र। अब कोविशील्ड की तरह ही कोवैक्सीन के लिए भी फॉर्मेलिटी होगी। दरअसल अभी तक जिन बेनिफिशियरी को लगाई जा रही थी कोवैक्सीन, उनसे पहले भरवाई जा रही थी फैक्ट शीट और उनका सहमति पत्र। DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल के चलते हो रही थी ये फॉर्मेलिटी। इस प्रक्रिया से कई लोगों में कोवैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ था, लेकिन केंद्र के निर्देश पर सभी CMHO को निर्देश अब जारी कर दिए गए। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला। पिछले दिनों जिन 17 नगरपालिकाओं का गठन किया गया था खत्म। कैबिनेट की बैठक में उन सभी नगरपालिकाओं के गठन को स्वीकृति दे दी गई। निर्धारित नए मापदंडों के तहत ये स्वीकृति दी गई है। इस दौरान पावटा, प्रयागपुरा, बस्सी, बांसुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मंडावरी, भोपालगढ़, सरमथुरा, बसेड़ी, सपोट्रा, लालगढ़, जाटान, अटरू, सुल्तानपुर, उज्जैन, जाबाल, सीकरी और बामनवास फिर से नगरपालिका बनी। राजस्थान हाईकोर्ट ने गठन पर स्थगन आदेश दिया था। निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं मानते हुए यह आदेश दिया गया। इसके बाद सरकार ने 23 फरवरी को इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब इन नई नगरपालिकाओं का अस्तित्व जब खत्म किया गया और उससे पहले सरकार नए निकायों के गठन के मापदंड लागू किए, अब ऐलान कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या होगा चुनाव बाद किसान आंदोलन का रूप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कर रही रैली और सभा। किसानों का मानना कि बीजेपी हारी तो सुनी जाएगी उनकी बात। किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल खूब कर रही मेहनत, क्योंकि केंद्र सरकार ने 20 जनवरी के बाद से किसानों से कोई बात नहीं की है। वहीं सरकार का मानना अगर वार्ता नहीं होगी और मीडिया से किसानों का विमर्श दूर रहेगा तो किसानों का मनोबल टूटेगा और वो थक कर वापस लौट जाएगा। हालांकि ऐसे कयासों की कम ही गुंजाइश दिख रही है। वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के मायने हैं। उन्होंने कहा कि सिख सरदार किसी बात को 300 साल तक याद रखते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।